ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हेमरॉइड जो होते हैं ये उर्दू उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? बवासीर कहते हैं। अब दे आर मैसेज, जो हेमरॉइड्स होते हैं ये क्या है? मैसेज हैं। दे आर मैसेज दैट प्रोट्रूड आउट, जो कि निकले हुए होते हैं। कहाँ से निकले हुए होते हैं? फ्रॉम एनस ड्यूरिंग डेफिकेशन। जब जब कोई मरीज डेफिकेट करता है तो अगर उसके एनस से कोई बाहर मैस निकल आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बवासीर कहते हैं। इसकी आगे टू टाइप्स होती हैं, उस टाइप्स को हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है? दे आर, लेकिन ये एक्चुअली होते क्या हैं? दे आर डायलेटेड वेसल्स, दे आर डायलेटेड वेसल्स। और मतलब कि मोस्ट कॉमनली क्या होंगी कि जो एनस वाली हमारी वेन्स हैं, अगर वो डायलेट कर जाएं ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, तो उससे हमें क्या हो जाएगा? उससे हमें बवासीर हो जाएगी, मतलब कि हेमरॉइड्स हो जाएगा। ठीक हो गया? दे आर डायलेटेड वेसल्स, या फिर हम वेन्स कह सकते हैं कि जो वेन्स या वेसल्स हैं अगर वो डायलेट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हेमरॉइड्स कहते हैं। अब ये जो हेमरॉइड्स हैं ये अल्लाह भला करे ये आपके दो किस्म के हैं। जो हेमरॉइड्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, एक को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। और एक को हम क्या कहते हैं? इंटरनल। एक को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल, और एक को हम क्या कहते हैं? इंटरनल। जो एक्सटर्नल होता है ये क्या होता है? अगर तो हेमरॉइड हमारा बने, अगर तो हमारा हेमरॉइड बने बिलो पैक्टिनेट लाइन, बिलो पैक्टिनेट लाइन। पैक्टिनेट लाइन मैंने कल भी आपको समझाया था कि पैक्टिनेट लाइन क्या होती है। तो अगर बिलो पैक्टिनेट लाइन हमारा हेमरॉइड बने तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज एक्सटर्नल, इट इज एक्सटर्नल। ये क्या है? एक्सटर्नल हेमरॉइड है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है दैट इज योर इंटरनल हेमरॉइड। दैट इज योर इंटरनल हेमरॉइड। जो इंटरनल हेमरॉइड होता है ये क्या होता है? इट इज अबव पैक्टिनेट लाइन। इट इज अबव पैक्टिनेट लाइन। जो हमारी पैक्टिनेट लाइन होती है उससे अबव अबव जो हमारा हेमरॉइड बनता है उसको हम कहते हैं इंटरनल हेमरॉइड। उसके अलावा आपने पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल हेमरॉइड होता है इसको इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है? इसकी नर्व सप्लाई होती है सोमैटिक। इसकी क्या होती है? सोमैटिक। तो चूंकि इसकी सोमैटिक नर्व सप्लाई है तो ये क्या होगा? पेनफुल होगा। ये क्या होगा? पेनफुल होगा। ये क्या होगा? पेनफुल होगा। ओके। लेकिन जो आपका इंटरनल हेमरॉइड होता है जो अबव पैक्टिनेट लाइन होता है ये क्या होता है? ये हमारे इसकी जो ब्लड इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? इट इज विजरल सप्लाई। इट इज विजरल सप्लाई। जो हमारे विजरास को नर्व सप्लाई कर रही होती है वही किसको कर रही होती है? इंटरनल को। वही किसको सप्लाई कर रही होती है? इंटरनल को। तो दे आर पेनलेस। ये क्या होंगे? पेनलेस होंगे। इनकी हमें पेन नहीं होती, इनकी हमें पेन नहीं होती। ओके, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि यार जो डायलेटेड वेन्स हैं, अगर मतलब वेन्स डायलेट कर जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? जो डायलेटेड वेन्स हैं अगर वेन्स डायलेट कर जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेमरॉइड। इसको हम क्या कहते हैं? हेमरॉइड कहते हैं। अब फर्ज करो ये जो डायलेटेड वेन्स हैं ये अगर रप्चर कर जाएं, ये क्या कर जाएं? रप्चर कर जाएं, तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। जाहिर बात है ब्लीडिंग होगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बवासीर के मरीज होते हैं, इन ये जब डेफिकेट करते हैं, जब ये डेफिकेशन करते हैं तो क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, खून आता है। जब ये डेफिकेशन करते हैं तो क्या होता है? ये इन इन खून आ रहा होता है पखानों के साथ। ठीक हो गया? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं खूनी बवासीर। खूनी बवासीर। लेकिन बवासीर की असल डेफिनेशन क्या है? बवासीर दे आर मैसेज दैट प्रोट्रूड आउट फ्रॉम एनस ड्यूरिंग डेफिकेशन। और दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल होते हैं बिलो पैक्टिनेट लाइन, इंटरनल कौन से होते हैं? अबव पैक्टिनेट लाइन। और जो आपके एक्सटर्नल होते हैं, जो बाहर वाले होते हैं, ये पेनफुल होते हैं क्योंकि ये स्किन के साथ है तो स्किन हमारी पेनफुल होती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दे आर पेनफुल। इनकी सोमैटिक नर्व सप्लाई होती है। और जो हमारे इंटरनल होते हैं इनकी चूंकि विजुअल सप्लाई होती है, और विजुअल में क्या होते हैं? पेन आपके पेन वाले रिसेप्टर नहीं होते। तो क्या आते हैं? दे आर पेनलेस। हमें इसकी पेन नहीं होती, इसकी हमें ब्लीडिंग हो सकती है, पेन नहीं होती। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हमें ये तो समझ आ गया कि हेमरॉइड्स क्या होते हैं। अब आप आपकी बुक ने टर्म लिखी है जिसको हम कहते हैं एनल फिशर्स। जिसको हम क्या कहते हैं? एनल फिशर्स। अब एक मरीज है, ठीक है, एक मरीज है और उसको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है। फर्ज करो उसको क्या है? कॉन्स्टिपेशन है। उसको क्या है जी? कॉन्स्टिपेशन है। या फिर वो मतलब इतना लाडला है कि वो फाइबर्स यूज नहीं करता अपनी डाइट में। क्या क्या नहीं यूज करता? फाइबर्स यूज नहीं करता। फाइबर्स किस में होते हैं? ये जो कुकम्बर होता है इसमें फाइबर्स होते हैं, और डिफरेंट चीजों में फाइबर्स होते हैं। तो फर्ज करो वो सैलेड वगैरह यूज नहीं करता, मतलब उसकी डाइट में फाइबर्स नहीं है, और उसको फर्ज करो कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत ज्यादा कब्ज रहती है। या फिर वो प्रोलॉन्ग सिटिंग करता है, वो बहुत अरसे तक क्या रहता है? बैठा रहता है। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, बहुत लंबे अरसे तक क्या करता रहता है? बैठा रहता है। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि उसके एनल फिशर्स हो जाएंगे। एनल फिशर्स कैसे होंगे? देखो, जब उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, जब उसकी डाइट में फाइबर्स कम होंगे या बहुत अरसे तक वो लंबे बैठा रहेगा, तो क्या होगा कि उसके जो फीसिस होंगे वो बड़े सख्त हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बहुत सख्त हो जाएंगे, बड़े हार्ड स्टूल होगा। जब हार्ड स्टूल होगा तो उसको वो डेफिकेट करने के लिए ज्यादा जोर लगाएगा। जब वो जोर ज्यादा लगाएगा तो क्या होगा? जो उसका एनल वाला एरिया है उस वहां पे क्या आ जाएंगे? वहां पे फिशर्स आ जाएंगे, वहां पे जख्म बन जाएंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एनल फिशर्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि दे आर टीयर्स। ये क्या है? टीयर्स इन एनल एरिया। दे आर टीयर्स इन एनोडर्म। आप आपकी बुक ने एक टर्म लिखी है एनोडर्म।
जो आपकी एनस की स्किन है वहां पे क्या आ जाएंगे, टीयर्स आ जाएंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, एनल फिशर्स कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, ड्यू टू हार्ड स्टूल। फर्ज करो कॉन्स्टिपेशन रहती है उसको, उसके फाइबर्स कम है डाइट में, या प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है, इसमें क्या होगा, इन सब में क्या होगा कि उसको एनल फिशर्स आ जाएंगे। उसके अलावा बाकी इसने वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको कल बता दी थी, कि जो आपकी सोमैटिक इनर्वेशन होती है, जो सोमैटिक इनर्वेशन होती है वो एक्सटर्नल हेमरॉइड को सप्लाई करती है और वो पेनफुल होती है, और जो आपकी विजरल होती है वो इंटरनल हेमरॉइड को सप्लाई करती है और वो क्या होती है, पेनलेस होती है। ये बात आपने नहीं भूलनी, पेनफुल और पेनलेस, पेनफुल और पेनलेस इसमें सबसे ज्यादा अहम बातें हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी एक अहम बात जो कि एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है, जब किसी औरत को प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें कौन से हेमरॉइड्स कॉमन है, ये गायनी का क्वेश्चन है। गायनी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं जी कि एक औरत है और उसको प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के बाद उसको हेमरॉइड्स डेवलप हो गए हैं, उसको बवासीर हो गई है, तो बताएं उसको कौन सी बवासीर होगी। तो आपने याद रखना है, जब क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, जब क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो क्या होता है, आपकी जो ग्रेविड यूट्रस, ग्रेविड का मैंने मतलब आपको बताया था, ग्रेविड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो ग्रेविड जो यूट्रस होगी, जो ग्रेविड यूट्रस होगी, वो क्या करेगी, वो कंप्रेस करेगी। किसको कंप्रेस करेगी, ग्रेविड यूट्रस किसको कंप्रेस करेगी, हमारी इंफीरियर वेना केवा को भी कंप्रेस करेगी। और लेकिन जो स्पेसिफिकली किसको कंप्रेस करेगी, इट विल कंप्रेस सुपीरियर रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन। तो अब मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि अगर सुपीरियर रेक्टल वेन क्या हो जाए, ये कंप्रेस हो जाए, तो इसका प्रेशर हाई हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसमें जो ब्लड का प्रेशर होगा हाई हो जाएगा, कम हो जाएगा जी, जल्दी बताएं, शाबाश। जी डॉक्टर काशिफ हमें सही बता रहे हैं कि जो इसमें क्या, डॉक्टर देखें जो कम बता रहे हैं वो जरा एक दफा पानी का ठंडे पानी से अपना मुंह धो लें। देखें, फर्ज करो ये एक वेन है, ठीक है, ये क्या है, एक वेन है, और ये आगे से हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये हम आगे से जब ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, पीछे से तो ब्लड आ रहा है, ठीक है, पीछे से तो ब्लड आ रहा है, लेकिन आगे ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, वेन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब वेन का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब वेन का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमारी वेन है ये क्या हो जाएगी, डायलेट कर जाएगी, ये क्या आ जाएगी, डायलेट कर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। जाहिर बात है, जब सुपीरियर रेक्टल वेन में प्रेशर ज्यादा होगा तो ये क्या कर जाएगी, डायलेट कर जाएगी। जब ये डायलेट करेगी, जब ये डायलेट करेगी तो क्या होगा, जब ये डायलेट करेगी तो क्या होगा, आपको इंटरनल हेमरॉइड्स बन जाएंगे। आपको हमने कल पढ़ा था ना कि जो हमारे अबव द पेक्टिनेट लाइन हमें हमारी कौन सी वेन सप्लाई करती है, दैट इज योर सुपीरियर रेक्टल वेन। तो इस कौन से हेमरॉइड्स बनेंगे, इंटरनल हेमरॉइड्स, इंटरनल हेमरॉइड्स, दे विल बी पेनलेस, दे विल बी पेनलेस। तो इंटरनल हेमरॉइड्स आर वेरी वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, इसको आपने याद रखना है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि यार बताएं कि प्रेगनेंसी में कौन से हेमरॉइड्स जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, तो आपने कहना है इंटरनल हेमरॉइड्स, आपने क्या कहना है, इंटरनल हेमरॉइड्स कहना है। अब मुझे शाबाश जल्दी से जरा सारे लावे बता दें कि यहाँ तक समझ आ गई है, आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, कर लोगे इसको, जल्दी बताएं, फिर हम आगे चलें। चलें जी, डॉक्टर लाइबा, डॉक्टर समीना, डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अदनान, तकरीबन सबको समझ आ गया है। डॉक्टर पहले तो हम चलते हैं जी, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है जी, डॉक्टर खिजर है आपने पूछा कि थ्रोम्बोस्ट क्यों, थ्रोम्बोस्ट देखें, फर्ज करो जो स्पिरिट रेक्टल वेन है इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो उससे क्या होगी, ब्लॉकेज होगी और डायलेशन होगी, वो आपकी हेमरॉइड्स बन जाएगा। और प्रेगनेंसी में आपको पता है कि प्रेगनेंसी में क्या होती है, जो बॉडी होती है वो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में होती है, प्रेगनेंसी में थ्रोम्बस के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा डॉक्टर जोहा ने पूछा है कि ब्लीडिंग किस में होगी, इंटरनल में या एक्सटर्नल में। जी देखें, सुन लें, देखें आपका चाहे जो बवासीर है वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, इन दोनों में क्या होगी, इन दोनों में ही ब्लीडिंग होगी, इन दोनों में क्या होगी, इन दोनों में क्या होगी, ब्लीडिंग ही होगी। ब्लीडिंग कब होती है, ब्लीडिंग कब होती है, जब आपकी वेन रप्चर करती है, जब आपकी ब्लड वेसल रप्चर करती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। फर्ज करो एक पेशेंट है, उसको बवासीर है और वो उसको कब्ज हो जाती है, या उसके जो स्टूल है वो बहुत हार्ड होता है, तो जब वो उसको निकालने के लिए जोर लगाएगा, तो जब वो निकाल रहा होगा स्टूल को, तो जब वही जो स्टूल होगा वो उस मैच के साथ टकराएगा तो उसको रप्चर कर देगा। जब रप्चर होगी वैसल तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो जाहिर बात है कि दोनों में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों में ब्लीडिंग हो सकती है। डॉक्टर जिशान को क्लियर हो गया हेमरॉइड्स और एनल फिशर को डिफरेंशिएट कैसे करना है। देखें, डॉक्टर हलीमा सादिया पूछ रही हैं जी कि हेमरॉइड्स को और एनल फिशर को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। वही तो मैं बता रहा हूं तब से कि जो हेमरॉइड होते हैं, इट इज बवासीर, ये क्या है, एक मैस है, ठीक है, इट इज डायलेटेड वेन्स, दे आर डायलेटेड वेन्स, जो वेन्स है वो डायलेट हुई हुई हैं, इसको हम कहते हैं हेमरॉइड्स।
लेकिन जो एनल फिशर होता है इसमें टीयर्स आ जाते हैं। इसमें जो एनोडर्म है, जो हमारे एनस की स्किन है, उसमें टीयर्स आ जाते हैं, उसमें जख्म बन जाते हैं। तो इन दोनों को आपने मतलब इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि एक मैस होता है और एक टीयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जख्म बन जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जिशान पूछ रहे हैं जी रेक्टल वेन डायलेट होगा या कंप्रेस होगा। डॉक्टर जिशान देखें, मैंने आपको ये बताया कि फर्ज करो ये क्या है, एक वेन है, ठीक है, तो पहले जो ग्रेविड यूट्रस होगी, यूट्रस किसको कंप्रेस कर देगी, यूट्रस हमारी जो सुपीरियर रेक्टल वेन है उसको आगे से कंप्रेस कर देगी। जब वो कंप्रेस होगी तो क्या होगा, हमारी वेन पे प्रेशर ज्यादा बनेगा। जब वेन पे प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगी, वो डायलेट कर जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डायलेट कर जाएगी। पहले कंप्रेस होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो डायलेट कर जाएगी। रेक्टल वेन कंप्रेशन से डायलेट कैसे होगी, डॉक्टर राबिया वही बता रहा हूँ कि जब वेन क्या होगी, जब वेन आपकी ब्लॉक होगी तो पीछे से प्रेशर आएगा, जब पीछे से ब्लड आएगा तो वेन में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब वेन में प्रेशर ज्यादा होगा तो जाहिर बात है वेन डायलेट कर जाएगी। तो इससे क्या होगा, पहले कंप्रेशन होगी, फिर क्या हो जाएगी, वेनस की वेन कंप्रेस कर वो हो जाएगी, डायलेट कर जाएगी। एनल फिशर में ब्लीडिंग होगी, एनल फिशर में ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर तो ब्लीडिंग मतलब एनल फिशर बहुत शदीद किस्म का है तो उसमें ब्लीडिंग होगी, वरना नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इतना इसको ना कंफ्यूज करें, सिंपल सिंपल बातें सीखा करें, इतना ज्यादा इसको ना ले लिया करें दिमाग में कि पता नहीं क्या हो गया। सिंपल सी बात है कि अगर वेन क्या कर जाए, अगर वेन आगे आपकी ब्लॉक हो जाए तो पीछे वेन में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब वेन में प्रेशर ज्यादा होगा तो वो डायलेट कर जाएगी, वो फूल जाएगी, तो इसको हम कहेंगे डायलेशन ऑफ वेन, और इसको हम क्या कहेंगे, हेमरॉइड्स कहेंगे। ओके जी, आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ गई है। और आगे हम चलते हैं और अगले पेज पे चलें जहां पे लिखा हुआ है आपका लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो इसके ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज योर लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर। लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर हम इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें हम क्या पढ़ने लगे, इसमें हम लिवर की हिस्टोलॉजी पढ़ने लगे हैं कि जो आपका लिवर होता है इसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट होता है वो किस तरह बना होता है, आपका जो लिवर होता है वो काम किस तरह करते हैं। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से लाजमी करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर। लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर, ठीक है, जो हमारा लिवर के टिश्यूज होते हैं उसमें अल्लाह ताला ने उसका डिजाइन क्या बनाया है, तो इसको हम कहते हैं लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर। अब जो लिवर टिश्यू आर्किटेक्चर है, आपको पता है कि हमारा फर्ज करो ये क्या है, लिवर है, ठीक है, फर्ज करो ये मैंने एक रफ सा लिवर बना दिया, ये क्या जी आपका लिवर है। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं। जिस तरह किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो जो हमारा लिवर का फंक्शनल यूनिट है उसको हम जरा पढ़ने लगे हैं कि वो क्या होता है, वो क्या होता है, तो उसको जरा हम पढ़ते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर हम लिवर के एक फंक्शनल यूनिट को उठा लें, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक सेल को उठाया, मतलब यहाँ से मैंने एक पैच उठाया, और उस पैच को जब मैंने जूम करके देखा तो वो पैच मुझे कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का नजर आएगा। इसके क्या होंगे, इसके 6 कोने होंगे, इसके क्या होंगे, 6 साइड्स होंगी। तो 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। और कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, गोनल। तो ये जो शेप आपके सामने है इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, जो इसके फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। वो क्या होता है, हेक्सागोनल, इसका क्या है, फंक्शनल यूनिट। इसकी क्या होती है, 6 साइडें होती हैं। अब आपने एक वर्ड याद रखना है जिसको हम कहते हैं देव। ठीक है, देवदास, तो आपने नाम सुना होगा, तो आपने क्या याद रखना है, देव। DAV, देव। ठीक है, DAV देव आपने कैसे याद रखना है, डी से आपने क्या याद रखना है, डी से आपने क्या याद रखना है, डी से आपने याद रखना है बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, जो आपकी बाइल डक्ट होती है वो किस में होती है, वो इसके ट्राइएड में होती है। उसके अलावा ए से आपने क्या याद रखना है, हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी जो हमारे लिवर को ब्लड सप्लाई करती है, हिपैटिक आर्टरी। उसके अलावा वी से आपने क्या याद रखना है, पोर्टल वेन। ठीक है, वी से आपने क्या याद रखना है, पोर्टल वेन। तो देव आपने जिस तरह आपने सुना होगा मूवीज में देवदास होता है, तो देवदास से आपने क्या याद रखना है, डी से आपने क्या याद रखना है, बाइल डक्ट। ए से क्या याद रखना है, हेपेटिक आर्टरी। और पी से क्या याद रखना है, पोर्टल वेन। ये 3 चीजें अगर आपको याद हैं तो आपकी कहानी बिल्कुल इजी है। आगे देखिए कैसे। जो आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर होता है इसकी 6 साइडें होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, 6 कॉर्नर होते हैं, और हर कॉर्नर पे एक ट्राइएड होता है। हर कॉर्नर पे एक ट्राइएड होता है, 3 3 चीजें लगी होती हैं। हर कॉर्नर पे 3 3 चीजें अल्लाह ताला ने रखी हैं हर कॉर्नर पे। और इसको हम कहते हैं ट्राइएड, इसको हम कहते हैं हिपैटिक ट्राइएड, इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक ट्राइएड कहते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक क्या होती है, बाइल डक्ट होती है। एक क्या होती है, बाइल डक्ट होती है। एक क्या होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है। और एक क्या होती है, आपकी पोर्टल वेन होती है। एक क्या आपकी होती है, पोर्टल वेन। अब जरा इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। देखो, जो बाइल होता है, बाइल को हम आगे जाके फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे भी। जो हमारा लिवर होता है ये बाइल बनाता है, जो कि आपकी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है, फैट्स को तोड़ता है। और उसके बाद आपकी जो हिपैटिक आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है, आपकी लिवर को। तीसरे नंबर पे आपकी आती है पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन होती है ये हमारी जीआईटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लिवर में डालती है,
ताकि उसमें जो टॉक्सिन है, जो कि कोई कोई ड्रग आ गई है या कोई टॉक्सिन है, उसको लिवर डिटॉक्सिफाई करे और फिर उसको वापस हमारी बॉडी में उस ब्लड को डाला जाए। ठीक है, तो जो आपका पोर्टल ट्राइएड होता है, पोर्टल ट्राइएड 3 चीजों पे मुश्तमिल होता है, बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, इसको आपने याद कैसे करना है? इसको आपने याद करना है देव के नाम से। ठीक है, इसको आपने याद कैसे करना है? देव के नाम से। दरमियान में एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल, जिसको हम क्या कहते हैं जी? सेंट्रल वेन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वेन कहते हैं। ओके, अब आपने जरा गौर करना है इस पे। अगर आप यहाँ पे गौर नहीं करोगे तो आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, और अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक हो गया? मैं जरा एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी ये बिल्कुल बुक वाली ही डायग्राम है जो कि आपकी बुक पे बनी हुई है। तो उसको उसको जरा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि यार इसमें उसने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, देखो, अगर मैं ये देखो, ये आपका क्या है, फर्ज करो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राई बनाई। ठीक है, ये क्या है? एक ट्राई है। तो मैंने यहाँ से ये जो जितना भी एरिया मैंने बनाया है, इसको जरा मैंने जूम जब करके देखा तो ये एरिया मुझे कुछ इस तरह का नजर आएगा, जो कि डायग्राम आपके सामने शो हो रही है। अब इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइल की। जो बाइल होता है, बाइल कौन बनाते हैं? बाइल हमारे हेपेटिक सेल्स बनाते हैं। जो लिवर के सेल है वो क्या बनाएंगे? वो बाइल बनाएंगे, और वो बाइल किस में जाएगा? बाइल डक्ट में जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो आपको सेल नजर आ रहे हैं ये वाले, ये क्या है? दे ऑल आर हिपैटिक सेल्स। दे ऑल आर हिपैटिक सेल्स। तो जो हिपैटिक सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे? बाइल बनाएंगे। जो आपको ग्रीन ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है ये क्या है? ये उस बाइल, जो ये वाली डक्ट है इसका ल्यूमन है। ठीक है, ये क्या है? इसका ल्यूमन है, वहां पे खाली जगह है। तो जो हमारे हिपैटिक सेल्स होंगे, जो हमारे हिपैटिक सेल्स होंगे, ये क्या बनाएंगे? ये आपकी बनाएंगे बाइल। ये क्या बनाएंगे? बाइल बनाएंगे। और इस बाइल को डाल देंगे किस में डाल देंगे? आपकी इस स्पेस में, ताकि वो ट्रेवल कर जाए। कहां पे ट्रेवल कर जाए? बाइल डक्ट में। ठीक है, बाइल डक्ट्यूल में, और एंड पे क्या बना दे? वो बाइल डक्ट बना दे। और हमारा वो जो बाइल है वो गाल ब्लैडर में चला जाए और हमारे ड्यूडनम में चला जाए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि यार मैंने सुबह फर्ज करो मैंने सुबह चिकन का सालन खाया। अब माशाल्लाह जब आपने चिकन का सालन खाया तो उसमें आपने बहुत सारे जरासीम भी खा लिए हैं। तो जो जो जरासीम वो आपने खाए हैं, एक तो आपका स्टमक एसिडिक का, तो कुछ ना कुछ जो जर्म्स है वो स्टमक आपका रिमूव कर देगा। या फर्ज करो आपने कोई ऐसा टॉक्सिन खा लिया है जो कि आपके खाने के जरिए आपके अंदर चला गया, तो क्या होगा? हमारी जीआईटी से जो ब्लड होता है वो इकट्ठा होकर हमारी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में नहीं जाता, वो पहले पोर्टल वेन बनाता है। पोर्टल वेन हमारे कहाँ जाती है? लिवर में जाती है। अब क्या होगा कि हमारी नीचे से जो जीआईटी से जितना भी ब्लड है वो किस में आ रहा है? वो हमारा आ रहा है जी किसमें? पोर्टल वेन में। किस में आ रहा है? पोर्टल वेन में। अब पोर्टल वेन में क्या होनी है? डिटॉक्स पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा है उसकी हमने क्या करनी है? डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। अब फर्ज करो ये क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। और इसने किस में जाना है? सेंट्रल वेन में। किस में जाना है? सेंट्रल वेन में, ताकि ये प्रॉपर हमारी बॉडी में चला जाए। अब जहां जो मैंने एरो लगाए हैं, ये किसका रास्ता है? ये हमारा रास्ता है पोर्टल वेन के ब्लड का, जिसमें क्या है? टॉक्सिन है। अब आप कहते हैं कि यार टॉक्सिन को खत्म करने के लिए हमें फौजी चाहिए जो इन टॉक्सिन को खत्म कर सके। तो उन फौजियों का क्या नाम होता है? उन फौजियों को जरा हम जूम कर लेते हैं। और ये आपके पड़े हुए हैं फौजी। ठीक है, ये आपके पड़े हुए हैं फौजी, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कुफर सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं? कुफर सेल्स। ये क्या करते हैं? ये कुफर को खत्म करते हैं। ये क्या करते हैं? कुफर को खत्म करते हैं, मतलब कि ये हमारे फौजी हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस। दे आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस हैं। मतलब कि ये जो मैक्रोफेजिस है उनकी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कुफर सेल। जिसको हम क्या कहते हैं? कुफर सेल। और कुफर सेल क्या करते हैं? हमारी जो जीआईटी से ब्लड आ रहा होता है उसको क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसमें जो जरासीम होते हैं उसको मिटाते हैं, ताकि क्या हो? डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। ताकि क्या हो सके? डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। पहली बात तो ये हो गई। हम आगे जरा चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार डिटॉक्सिफिकेशन तो हो गई है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो पूरी बॉडी में ब्लड रन कर रहा है वो भी तो है ना? हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड रन कर रहा है उसमें भी तो कोई टॉक्सिन हो सकता है, उसमें भी कोई जरासीम हो सकता है, उसमें भी कोई मसला आ सकता है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? देखो, जो आपकी पूरी ब्लड बॉडी से ब्लड आ रहा है वो किस में आएगा? वो आएगा हिपैटिक आर्टरी में। ठीक है, वो किस में आएगा? हिपैटिक आर्टरी में। हिपैटिक आर्टरी से किस में जाएगा? आपके इस सेनोसाइड में जाएगा, और आपके कुफर सेल से नीचे से, मतलब कि चेक पोस्ट से नीचे से, कुफर सेल के दरमियान से किस में चला जाएगा? आपकी सेंट्रल वेन में। और सेंट्रल वेन से किस में चला जाएगा? आपकी इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा। ठीक हो गया? तो अब जब ये यहाँ से गुजर रहा होगा, यहाँ से ये गुजर रहा होगा इस स्पेस से, तो क्या होगा कि आपके जो फौजी हैं वो जो दुश्मन होंगे उसको खत्म कर देंगे, उसको इनगल्फ कर देंगे। तो क्या होगा? हमारा ब्लड भी डिटॉक्सिफाई हो गया, हमारा जीआईटी का ब्लड भी डिटॉक्सिफाई हो गया, और हमारा बाइल भी बन गया। तो यही तो लिवर के 3 मेन काम है जो हमने आज पढ़ने हैं। बाइल कैसे बना? मैं इसको एक दफा रिपीट करता हूँ। देखो,
ये आपके क्या है, हिपैटिक सेल्स हैं। ये क्या है आपके जी, हिपैटिक सेल्स हैं। तो हिपैटिक सेल ने क्या किया, बाइल्स क्रिएट किया। बाइल किस में आ गया, इस डक्ट में आ गया, और किस में डाल दिया गया, बाइल डक्ट्यूल में डाल दिया गया। बाइल डक्ट्यूल में डाल दिया गया। उसके बाद आपका आता है दूसरा ब्लड, किससे आ रहा है, जीआईटी से आ रहा है। जो दूसरा ब्लड जीआईटी से आ रहा है वो क्या होगा, वो आपका इसमें आएगा आएगा आएगा, और यहाँ से जब गुजरेगा तो आपके जो फौजी होंगे, जो आपके फौजी होंगे वो किस में चले जाएंगे, जो फौजी होंगे वो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करा देंगे, और क्या होगा, आपका ब्लड साफ हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी बॉडी से ब्लड आ रहा है जिसमें जरासीम्स हैं, जब वो यहाँ से गुजरेगा एक कुफर सेल्स के पास से, तो वो क्या हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बताई है, बिल्कुल सीधी सीधी बात, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, और ये बहुत आसान है, ये आपको शायद पहले भी आता हो। अब हम जरा बात करते हैं आपकी बुक वाली, कि आपकी बुक ने आपको क्या क्या बताने की कोशिश की है। डॉक्टर अदनान पूछ रहे हैं जी, ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है जी, इसमें मिक्सिंग होती है। देखिए अभी हम बात करते हैं इसकी भी। अब मुझे शाबाश, पहले तो आप ये बताएं कि आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हम मतलब ये इसमें इसके लिवर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। मुझे पहले तो ये शाबाश जल्दी ये बताएं। चलें जी, तकरीबन सब कोई बात मेरी समझ आ गई है। अब जरा हम थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पे जाते हैं कि टेक्निकली हम इसको क्या मतलब इसमें क्या समझेंगे। ठीक है, तो इस पे जरा आपने गौर करना है, वरना आप किसी और से पूछेंगे बाद में। तो इस पे जब आप गौर करेंगे तो आपको क्या समझ आएगी, आपको एक दो चीजें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा कि आप जो बाइल है, बाइल हमारा क्या कर रहा है, बाइल हमारा लिवर से मूव करता है, किस में मूव करता है, बाइल डक्ट में। जो बाइल है वो किससे मूव करता है, लिवर के सेल्स बाइल बनाते हैं और वो हमारी बाइल डक्ट में चला जाता है। लेकिन जो हमारा जीआईटी का ब्लड है वो ऑपोजिट मूव करता है। जीआईटी का ब्लड और जो आपका दूसरा ब्लड है वो क्या करते हैं, दोनों ऑपोजिट मूव करते हैं। तो इस वजह से उसने ये एरो है, ये दोनों ऑपोजिट लगाए हुए हैं। ठीक है, इसकी तो आपको समझ आ गई है। अब हम जरा बात करते हैं कि यार आपकी ना एक और तरह के क्या क्या होते हैं। देखो, जो आपका ये वाली स्पेस है, ठीक है, ये जो आपकी स्पेस है ये वाली, ठीक है, ये और ये मतलब जो आपकी डक्ट्स के दरमियान ल्यूमन है, जो डक्ट्स के दरमियान स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनोसॉइड्स। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसॉइड्स। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इन सब स्पेसिस में क्या होते हैं, इन सब स्पेसिस में आपके पड़े होते हैं कुफर सेल्स, जो कि क्या कराते हैं, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं ब्लड की क्या कराते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है, साइनोसाइड्स में होती है। कौन कराते हैं, हमारे कुफर सेल्स कराते हैं, हमारे कुफर सेल्स कराते हैं। ये दोनों एमसीक्यूज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जाएगा कि जो लिवर है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है। तो आपने कहना है साइनोसाइड्स पे, आपने कहना है साइनोसाइड्स पे। कौन कराते हैं, आपने कहना है जी कुफर सेल्स, आपने क्या कहना है, कुफर सेल्स। ओके, आपको यहां तक तो बात मेरी समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद अब जरा हम एक और हमारे पास सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टीलेट सेल्स। ये जो स्टीलेट सेल्स हैं, ये कहते हैं कि ना मतलब ना हमें आप किसी ने तंग नहीं करना। अगर हमें किसी ने तंग किया तो हम किसी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने क्यों लाइन बोली है, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। तो आपके जो स्टीलेट सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आप देखें, अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो आप ये आपको एक येलो येलो कलर की ना स्पेस नजर आ रही है आपको। जो हिपैटिक सेल्स हैं, हिपैटिक सेल के बाद आपको एक येलो येलो एक स्पेस नजर आ रही है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्पेस को हम कहते हैं स्पेस ऑफ डिज। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्पेस ऑफ डिज। और जो स्पेस ऑफ डिज है इसमें एक सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्टीलेट सेल्स। उनको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक स्टीलेट सेल। इनको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक स्टीलेट सेल। और ये आपके क्या पड़े हुए हैं, कुफर सेल पड़े हुए हैं। ओके, साइनोसाइड्स हम किसको कहते हैं, साइनोसाइड्स हम खाली जगह को कहते हैं जहां पे हमारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और इसके अलावा ये आपके क्या है, एंडोथेलियल सेल्स है, मतलब कि आपकी जो कैपिलरी जो कैपिलरीज के वॉल्स के सेल्स हैं वो क्या है, एंडोथेलियल सेल्स हैं। तो इसमें जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसी होती है। जो हमारा पोर्टल ब्लड है वो यहाँ से गुजरता है, हमारी बॉडी का ब्लड यहाँ से गुजरता है, और एंड पे किस में ड्रेन करता है, हमारी सेंट्रल वेन में। और क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। कहाँ पे होती है, साइनोसाइड्स में होती है। कौन कराता है, हमारे कुफर सेल्स कराते हैं। ओके, और आपके अल्लाह ताला ने लिवर में एक और सेल्स रखी हैं जिनको हम कहते हैं स्टीलेट सेल्स। जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीलेट सेल्स कहते हैं। और वो कहाँ पे पड़े होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन स्पेस ऑफ डिज। जो स्पेस ऑफ डिज होती है, ये क्या है, आपको जो येलो येलो ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये क्या है, स्पेस ऑफ डिज है। ये क्या है जी, आपका स्पेस ऑफ डिज है। अब मुझे शाबाश जल्दी से आपने ये बताना है कि आपको ये डायग्राम की समझ आई है या नहीं आई। फिर मैं आपको इसके फंक्शन पढ़ाता हूँ, जल्दी बताएं, शाबाश। चलें जी, तकरीबन सबको समझ आ चुकी है। बहुत आसान है इसमें, मतलब अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लोगे तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि यार अच्छा ये तो हमें समझ आ गई है, लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसको जरा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने आपको कहा कि आपका जो फंक्शनल यूनिट होता है लिवर का, जो फंक्शनल यूनिट होता है लिवर का, वो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। वो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। और वो हेक्सागोनल जो होता है उसकी 6 साइडें होती हैं। हर साइड पे क्या पड़ा होता है, पोर्टल ट्राइएड।
हर साइड पे क्या पड़ा होता है, पोर्टल ट्राइएड पड़ा होता है। अब ये जो पोर्टल ट्राइएड है, ये जो पोर्टल ट्राइएड है, इसमें क्या होती है, इसमें तीन चीजें होती हैं। जो पोर्टल ट्राइएड है, इसमें क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, हमने कैसे याद रखा, हमने देवदास, ठीक है, देव, ठीक है, डी से आपने क्या याद रखना है, डक्ट, कौन सी डक्ट, बाइल डक्ट, एक क्या होगी आपकी, बाइल डक्ट होगी। ए से आपने क्या याद रखना है, हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, आप हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी में किसमें होती है, पोर्टल, उसमें पोर्टल ट्राइएड में। उसके अलावा आपने वी से क्या याद रखना है, आपकी पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारी किसमें होती हैं, हमारी होती हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर में। ओके, उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हमें ये तो समझ आ गई है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो एपिकल सरफेस होती है, आप, मैंने आपको बताया भी था रीनल सिस्टम में कि आपकी जो सेल होता है इसकी दो सर्फेसेज होती हैं, एक होती है एपिकल सरफेस और एक को हम कहते हैं बेजोलेटरल, एक को हम कहते हैं बेजोलेटरल और एक को हम क्या कहते हैं, एपिकल सरफेस। अब जो एपिकल सरफेस होती है, जो एपिकल सरफेस होती है ये किसको फेस करती है, जो आपकी एपिकल सरफेस है ये फेस करती है उसके बाइल कैनालकुली, ठीक है, बाइल बाइल कैनालकुली, इसको मैं समझाता हूँ डायग्राम से, बाइल कैनालकुली, बाइल कैनालकुली, ठीक है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब जो बाइल की डक्ट का स्पेस है उसको हम कहते हैं बाइल कैनालकुली। और जो आपकी बेजोलेटरल सरफेस है, जो बेजोलेटरल सरफेस है वो किसको फेस करती है, साइनोसाइड्स को, ठीक है, साइनोसाइड्स को फेस करती है। तो अगर आप जरा गौर करें तो देखो, ये दरमियान में क्या है, आपके बाइल वो हैं, बाइल कैनाल कुली हैं। तो आपकी जो एपिकल सरफेस है वो किसको फेस करती है, बाइल कैनाल कुली को। और अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो जो आपकी बेजोलेटरल सरफेस है वो किसको फेस कर रही है, वो फेस कर रही है आपकी साइनोसाइड्स को। तो बहुत आसान सी बात है, अगर आपको बात ये मेरी समझ आ गई है तो। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि यार अच्छा मैं ये तो समझ आ गया है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कुफर सेल्स के बारे में। कुफर सेल्स, जो कुफर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कुफर को मिटाते हैं, ये बुराई को मिटाते हैं। जो भी जरासीम होगा उसको इन्होंने क्या करना है, खत्म करना है। तो कुफर सेल्स क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस, दे आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस, ये क्या है, मैक्रोफेज की एक स्पेशल किस्म है। तो दे आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस, और दे आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड इन साइनोसॉइड्स, लोकेटेड इन साइनो साइनोसॉइड्स, ठीक है, ये किस में लोकेटेड होते हैं, साइनोसॉइड्स में लोकेटेड होते हैं। और बस इतना ही आपने याद रखना। और ये क्या करते हैं, दे डिटॉक्सिफाई, दे रिमूव पैथोजन, ये लिख लें, आपकी बुक पे लाइन नहीं लिखी हुई लेकिन ये एमसीक्यू आया हुआ है। दे रिमूव पैथोजन, दे रिमूव पैथोजन बोथ फ्रॉम पोर्टल ब्लड एंड फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी ब्लड। जो हिपैटिक आर्टरी का ब्लड होता है और जो हमारा पोर्टल वेन का ब्लड होता है, उन दोनों में क्या करते हैं, ये आपके रिमूव करते हैं, किसको रिमूव करते हैं, पैथोजेंस को रिमूव करते हैं। तो दे रिमूव पैथोजेंस। आपने याद रखना है कि जो कुफर है, कुफर सेल्स क्या करेंगे, कुफर को कम करेंगे, मतलब कि बुराई को मिटाएंगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी आपका हिपैटिक स्टीलेट सेल्स। अब जो हिपैटिक स्टीलेट सेल्स हैं ये इतने मतलब गुस्से वाले सेल्स हैं कि इनको आपने जब भी छेड़ोगे ना, इसको आप थोड़ा सा भी इसके साथ पंगा करोगे तो ये तबाही फेर देंगे। ये कैसे तबाही फेरेंगे उसको जरा हम समझते हैं। जो आपके हिपैटिक स्टीलेट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हिपैटिक स्टीलेट सेल्स, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपके हिपैटिक स्टीलेट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं। तो हिपैटिक जो स्टीलेट सेल्स होते हैं ये किस में लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड इन स्पेस ऑफ डिज, ठीक है, स्पेस ऑफ डिज, स्पेस ऑफ डिज मैंने आपको समझाया भी था क्या होती है, स्पेस ऑफ डिज, ठीक है, स्पेस ऑफ डिज में क्या आते हैं, लोकेटेड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि जो आपके हिपैटिक स्टीलेट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो दे स्टोर विटामिन ए, ये क्या करते हैं, विटामिन ए को स्टोर करते हैं। अब मुझे शाबाश जल्दी से सारे लावे ये भी बता दें कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, इसको हम उसमें मतलब चलो पहले आसान सवाल आपके लिए। जो विटामिन ए है अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, जो विटामिन ए होगा अगर इसकी कमी हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, मरीज को क्या होगा, नहीं पता किसी को। विजन लेस, नहीं नहीं विजन लेस, डॉक्टर काशिफ आप थोड़ा सियासी बयान ना दे, मतलब इसको क्लियर बताए ना कि उसको नजर नहीं आएगा, या दिन के टाइम नजर नहीं आएगा, सुबह के टाइम नजर नहीं आएगा, रात के टाइम नजर नहीं आएगा। जी माशाल्लाह, एक स्टूडेंट रिकेट्स भी कह रही हैं। और डॉक्टर लाइबा ताहिर, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर मुस्तफा ने सियासी बयान दिया जी आई प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाकी एक ने कह दिया ब्लड विजन, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मतलब जब बंदे को आंसर ना आता हो तो बंदा एक ब्रॉड टर्म यूज कर लेता है और उसमें फिर सारी चीजें फिट हो जाती हैं। देखिए आपने याद रखना है, अगर एक मरीज को विटामिन ए की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको रात को दिखना बंद हो जाता है, उसको रात को दिखना बंद हो जाता है। तो विटामिन जो ए होता है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस।
क्यों? क्योंकि उसमें जो रोड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा आंखों में हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। तो जो रोड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो जब रोड्स कम होंगे तो क्या होगा, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसको हम ऑप्थेमोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा फर्ज करो, एक और चीज, जो विटामिन ए है, जो विटामिन ए है इसका एक छोटा भाई होता है, उसको हम कहते हैं आइसोट्रेटिनोइन। उसको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रेटिनोइन। वो कुछ भी नहीं है, इसका छोटा भाई है, मतलब किसका क्या है? एनालॉग है, इससे मिलता जुलता ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रेटिनोइन। तो मुझे जरा शाहबाज जल्दी से बताना कि जो आइसोट्रेटिनोइन होता है, आप इसको किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो? आप आइसोट्रेटिनोइन को किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो? तो डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट, जो आपका आइसोट्रेटिनोइन होता है इसको आप यूज करते हो एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है? एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज करते हो? आइसोट्रेटिनोइन। लेकिन कहानी तो यहां से स्टार्ट होती है। जो प्रेगनेंसी होती है, अगर एक फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर एक फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें क्या आप आइसोट्रेटिनोइन यूज करोगे या नहीं करोगे? यस और नो? जी, डॉक्टर खिजर है आज सही बता रहे हैं, बाकी भी सारे सही बता रहे हैं। हम उसमें आइसोट्रेटिनोइन यूज नहीं करेंगे। इवन के अगर आप किसी लेडी में आइसोट्रेटिनोइन यूज करना चाहते भी हो, अगर आप किसी लेडी में आइसोट्रेटिनोइन यूज करना भी चाहते भी हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको कहोगे कि बाजी आपने ना डबल कंट्रासेप्शन यूज करनी है। आपने क्या यूज करनी है? डबल कंट्रासेप्शन यूज करनी है। अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा? अगर वो आइसोट्रेटिनोइन यूज कर रही है, तो अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई तो बेबी होगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा ये भी जरा बता दें, आपके सारे एमसीक्यूज यहाँ पे हल हो जाएंगे। जी, भूल गए हो सारे? यस, डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट। उसको क्या आ जाएगा? अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो विटामिन जो ए होता है ये क्या कॉज करा देगा? ये करा देगा क्लेफ्ट पैलेट। ये क्या कॉज कराएगा? क्लेफ्ट पैलेट कॉज करा देगा। ये क्या कॉज कराएगा? क्लेफ्ट पैलेट कॉज कराएगा। तो आपने याद रखना है, जो आइसोट्रेटिनोइन है, जो विटामिन ए है, इसको हम यूज करते हैं एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने किसी लेडी में यूज करना है, तो आपने उसको कहना है कि बीबी आपने डबल कंट्रासेप्शन यूज करनी है, डबल कंट्रासेप्शन यूज करनी है। और अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा कि उस जो बेबी होगा उसको क्लेफ्ट पैलेट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। और अगर जो विटामिन ए है, अगर इसकी कमी हो जाए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, तो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और ये हम एफएससी में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? एफएससी से भी हम ये पढ़ते आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट रिकेट्स कह रहे थे, रिकेट्स क्यों होता है जरा ये भी बता दे। जो रिकेट्स होता है किस विटामिन की कमी से होता है, बताना जरा मुझे। जी, डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट। जो विटामिन डी होता है, जो ई कहां से आ गया देखे, जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी से क्या आता है? क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये सारी बिल्कुल आसान सी बातें हैं और आपने इसको याद रखना है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। अब ये जो आपके हिपैटिक स्टीलेट सेल्स है ना, जब ये खामोश हैं, आपकी बुक ने एक वर्ड यूज किया, क्विजेंट, ठीक है? आपकी बुक ने एक वर्ड यूज किया, क्विजेंट। क्विजेंट का मतलब होता है साइलेंट, ठीक है? साइलेंट, साइलेंट किलर। तो ये जो आप जब तक आपके जो ये अपना है स्टीलेट सेल्स, जब तक ये खामोश हैं, जब तक आप इनके साथ कोई पंगा नहीं लेते, तो ये क्या है? दे आर साइलेंट। और ये क्या करेंगे? ये बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह क्या स्टोर करेंगे? स्टोर करेंगे विटामिन ए। दे विल स्टोर विटामिन ए। लेकिन लेकिन जब आपने इसके साथ कोई पंगा लिया, जब आपने इसके साथ कोई पंगा लिया, पंगा क्या क्या लिया? फर्ज करो आपका लिवर हो जाता है डैमेज, आपको लिवर इंजरी हो गई है, या फिर फर्ज करो क्या हो गया? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बन गए हैं। इसको हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स को क्या होते हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, या फिर लिवर की इंजरी हो गई है, या फिर आप बहुत ज्यादा पैग लगाते हो, मतलब कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, या फिर इंजरी है, तो ये तीनों चीजें क्या करेंगी? ये तीनों चीजें क्या करेंगी? दे विल डैमेज लिवर। ये तीनों क्या करेंगी? डैमेज लिवर को डैमेज करेंगी। और लिवर में क्या आते हैं? आपके हिपैटिक स्टीलेट सेल्स होते हैं। लिवर में क्या आते हैं? स्टीलेट सेल्स। अब जो स्टीलेट सेल्स हैं इनको आपने छेड़ दिया। जब स्टीलेट सेल्स छेड़ते हैं, जब आप इनको छेड़ दोगे, जब इनके साथ कोई पंगा करोगे, तो ये बहुत खतरनाक, ये कहेंगे कि अब मैंने किसी को नहीं जीने देना। तो ये क्या करा देंगे? दे विल दे विल कॉज फिब्रोसिस। ये क्या करा देंगे? लिवर फिब्रोसिस। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि अल्कोहल में लिवर फिब्रोसिस हो जाती है। जो पेशेंट अल्कोहल पीता है उसमें लिवर फिब्रोसिस होती है। तो आपको समझ आ गई है क्यों होती है? जब हम अल्कोहल पियेंगे तो क्या होगा? हमारा लिवर डैमेज होगा, जिससे जो हमारे स्टीलेट सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा? फिब्रोसिस ऑफ लिवर। ये फिब्रोब्लास्ट वगैरह की एक्टिवेशन कर देंगे, और जिससे क्या होगा? हमारे लिवर में फाइबर्स बन जाएंगे, हमारे लिवर की क्या हो जाएगी? फिब्रोसिस हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि जब तक हमारे जो स्टीलेट सेल्स हैं, जब तक ये खामोश बैठे हैं, जब तक आप इनके साथ कोई पंगा नहीं लेते, तो ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही आप इनके साथ कोई पंगा लोगे, तो ये फिर क्या करा देंगे, लिवर की फिब्रोसिस करा देंगे और आपका लिवर को डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है। एस्टेल्डिहाइड भी करती है फिब्रोसिस अल्कोहल की वजह से। जी देखिए, जो एस्टेल्डिहाइड, ये सारे जितने भी है ना, एस्टेल्डिहाइड, एथानॉल, मेथानॉल, अल्कोहल, ये सारा कुछ आपकी फिब्रोसिस कराती है। और इसका रीजन यही होता है कि जब इंजरी होती है, आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनते हैं, ये सारा कुछ होता है, तो क्या होते हैं, स्टीलेट सेल्स फिब्रोसिस करा देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये याद रखना है, देखो अभी मैंने आपको ना एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसको जरा हम दोबारा बना लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आए। देखो ये क्या था, आपका फंक्शनल यूनिट था, ठीक है, ये क्या है, आपका फंक्शनल यूनिट है। अब सेंटर में क्या है, आपकी वेन पड़ी हुई है, सेंट्रल वेन पड़ी हुई है। यहाँ पे हम एक ना ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये क्या है, एक ट्राइंगल है। अब ये जो ट्राइंगल है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको हम तीन जोन्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से जोन में डिवाइड करते हैं, आपका पहले नंबर पे आएगा जी आपका जोन वन, ठीक है, ये क्या है, जोन नंबर वन है। दूसरे नंबर पे हम इसको डिवाइड करेंगे इमेजिनरी लाइन के जरिए, और इसको हम कहेंगे जोन टू, और तीसरे को हम क्या कहेंगे, जोन थ्री। जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, जोन वन, जोन टू एंड जोन थ्री। अब आपने मुझे आंसर करनी है, आपको ये पहले ही आता है। देखो, जो हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से इस तरफ से आता है और हमारी सेंट्रल वेन तक जाता है, ऐसे ही है ना। जो हमारा ब्लड है वो यहां से आता है और यहां तक जाता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं, देखो मुझे बताएं कि अगर फर्ज करो एक पेशेंट है और उसको एस्कीमिया आ जाता है, जो फर्ज करो एक पेशेंट और उसका बीपी बहुत ज्यादा गिर जाता है, या उस बीपी उस बंदे का जो बीपी गिर जाता है, या उसको हेमरेज हो जाता है, तो मुझे शाबाश जल्दी से बताना कि जब उसमें क्या होगा, हेमरेज होगा। जब उसमें हेमरेज होगा, तो पहला सबसे ज्यादा स्कीमिया होने के चांसेस किस जोन में होंगे, जोन वन में, जोन टू में, या जोन थ्री में। जी, स्कीमिया के चांसेस सबसे ज्यादा किस में होंगे, तो सारे लावे बता रहे हैं कि जोन थ्री में। इसकी वजह क्या है, देखो ब्लड हमारा यहां से आ रहा है, तो अगर ब्लड की कमी होगी तो पहले की तो कमी पूरी हो जाएगी, दूसरे की भी हो जाएगी। लेकिन ब्लड एंड पे किस में पहुंचता है, थर्ड में पहुंचता है। ब्लड एंड में किस पे पहुंचता है, जोन थ्री में। तो जो स्कीमिया है, इसका जो हाईएस्ट रिस्क होता है किस में होता है, हाईएस्ट रिस्क आपका किस में होता है, जोन थ्री में। हाईएस्ट रिस्क किस में होता है, जोन थ्री में। ओके, अब फर्ज करो आपकी बॉडी में किसी वायरस ने हमला कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, तो मुझे शाबाश जल्दी से बताना कि अगर एक ब्लड में हमारे बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया किस जोन पे हमला करेगा, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री। जी, सारे सही बता रहे हैं कि जो आपका जोन वन होगा उसमें आपका बैक्टीरिया हमला करेगा। तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा किसमें होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस किसमें होंगे, सबसे ज्यादा आपके जोन वन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जोन थ्री में सबसे ज्यादा स्कीमिया होने के चांसेस होते हैं, और इसके अलावा जो जोन वन होता है इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब हम जरा इसको लिख भी लेते हैं। जो आपका जोन वन है इसमें क्या होता है, जो जोन वन है इसमें क्या होता है, तो जो जोन वन है, जोन वन को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल जोन भी कहते हैं। और इट इज अफेक्टेड फर्स्ट बाय वायरल हेपेटाइटिस। मतलब एक पेशेंट है और उसको क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है, वायरल, उस पर वायरस का हमला हो गया है, तो सबसे पहले जो जोन इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, जोन वन। क्योंकि जो आपका वायरस है वो किस में, ब्लड में है, तो ब्लड सबसे पहले किस में आता है, जोन वन में आएगा, तो क्या होगा, आपका जोन वन खराब हो जाएगा। तो वायरल हेपेटाइटिस किस पे इफेक्ट करेगा, जोन वन पे। उसके अलावा आप फर्ज करो एक लेडी, कोई भी लेडी है या आप कोई भी मर्द है, तो अगर वो कोकेन यूज करता है, तो कोकेन का आपको पता है कि ये क्या है, हेपेटोटॉक्सिक है, हमारे लिवर के लिए खतरनाक होती है। तो जब जो कोकेन हमारे लिवर में जाएगी, तो जोन वन सबसे पहले इफेक्ट होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस किस जोन को सबसे पहले इफेक्ट करता है, तो आपने कहना है जोन वन को, आपने क्या कहना है, जोन वन को। ओके, अब हम जरा आगे चलते हैं। जो आपका होता है जोन टू, ठीक है, जोन टू, जो जोन टू होता है इसमें क्या होता है, जोन टू में सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है कि इसको इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। और इसमें क्या आता है, येलो फीवर। जो येलो फीवर होता है वो किस जोन को इफेक्ट करता है, ये एमसीक्यूज है कि जो येलो फीवर है वो किस जोन को इफेक्ट करता है, तो आपने कहना है जोन टू को। येलो फीवर होता क्या, जो अफ्रीका है, मतलब जो गरीब मुल्क है, इनमें एक मॉस्किटो होता है, और वो क्या करता है, वो हमें येलो फीवर कॉज कराता है। इसको हम येलो फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें बुखार हो जाता है, और हमारी जो स्किन होती है, हमारी आईज स्किन आईज और बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा येलो हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, येलो फीवर कहते हैं, जस्ट लाइक जॉइंडेंस। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें यरकान हो गया है। और ये क्यों होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। इट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इस मॉस्किटो इसको फैलाता है। और इसमें जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या होता है, वो एक वायरस होता है। ठीक है, तो इट इज वायरल इन्फेक्शन,
इट इज वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ठीक है, तो एक मॉस्किटो होता है, उसका नाम मेरे जेहन से निकल गया। तो वो क्या करता है, इसको फैलाता है, और उससे क्या होता है, हमारी स्किन भी पीली हो जाती है, हमारी आइज भी पीली हो जाती है, हमें ऐसे लगता है कि जरकान है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी येलो फीवर। और सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो येलो फीवर होता है, ये किसको इफेक्ट करता है, ये हमारे जोन